अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि रोलेक्स की वॉचेज इतनी महंगी होने के बावजूद इतनी ज्यादा कैसे बिकती है कि 2-3 साल वेट करना पड़ता है 5-10 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद, तो मोस्ट ऑफ द लोग यही कहेंगे कि इनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, डस्ट प्रूफ होती है, वाटर प्रूफ होती है, कभी खराब नहीं होती, गोल्ड और डायमंड से बनी होती है और नंबर ऑफ रीजंस है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ये सारी रीजंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज आप कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट बना लो आपको उसकी इतनी लग्जरी प्राइसेस नहीं मिलेगी। तो फिर कैसे रोलेक्स हर साल 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेचकर 57,000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करती है, बावजूद इसके कि इनकी वॉचेस की प्राइसेस शुरू ही होती है 5 लाख रुपए से। एक हिंट देता हूँ, इसका रीजन है ब्रांड। एंड आई बेट कि आज के दिन बिजनेस की दुनिया में ब्रांड बिल्ड करना सबसे मुश्किल टास्क में से एक है, लेकिन आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि इस वीडियो में हम रोलेक्स की स्ट्रेटजीज को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिससे रोलेक्स आज सिंबल ऑफ सक्सेस बन चुकी है। इस वीडियो के स्टडी मटेरियल्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक लग्जरी प्रोडक्ट सेल करने के लिए सबसे जरूरी होती है ब्रांड वैल्यू, लेकिन क्या सिर्फ यही जरूरी है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम एप्पल आईफोन के लिए 1.5 लाख रुपए देने को क्यों तैयार रहते हैं? एक तो रीजन है ब्रांड वैल्यू, लेकिन इससे भी बड़ी रीजन है इनोवेशन। एप्पल ही वो कंपनी थी जिसने पहली MP3 प्लेयर, जिसे हम कहते हैं आईपॉड, को इन्वेंट किया। एप्पल ने पहली टच स्क्रीन फोन को भी इन्वेंट किया और एप्पल की प्रोसेसर वर्ल्ड्स फास्टेस्ट प्रोसेसर में से एक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर एप्पल ये सारी इनोवेशंस नहीं करती तो वो आज एक लग्जरी ब्रांड नहीं बन पाती। लेकिन एक रिस्ट वॉच में क्या खास हो सकता है? टाइम तो हर घड़ी सेम ही दिखाएगी? नहीं। आपको जान के हैरानी होगी कि पहले ऐसा नहीं होता था। अर्ली 1900s में रिस्ट वॉचेस एक्चुअल टाइम से स्लो चलती थी, जिसके कारण कोई भी रिस्ट वॉचेस यूज करना ही नहीं चाहता था, बल्कि इस टाइम पर इन्हें ज्वेलरी की तरह यूज किया जाता था और टाइम देखने के लिए पॉकेट वॉचेस यूज होती थी। लेकिन पॉकेट वॉचेस में भी बहुत से प्रॉब्लम्स थे, जैसे ये पानी लगते ही खराब हो जाते थे, डस्ट प्रूफ नहीं थे, किसी फास्ट व्हीकल में काम नहीं करते थे, ज्यादा हाइट्स में रुक जाते थे और भी बहुत से प्रॉब्लम्स थे। अगर एक लाइन में कहूँ तो पॉकेट वॉचेस इतनी रिलायबल नहीं थी और इसे सॉल्व करने का सोचा हैंस विल्सडॉर्फ ने। एक्चुअली कुछ सालों पहले तक ये स्विट्जरलैंड की एक पॉकेट वॉच मैन्युफैक्चरर के पास काम करते थे और तभी इन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दी। ये स्टोरी थोड़ा रिलेटेबल है अमन गुप्ता की स्टोरी से। आप हमारी बोट वाली वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। हैंस के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना आसान नहीं था। ये हंड्रेड्स ऑफ क्लॉक मेकर्स से जाके मिले और वॉच मेकिंग प्रोसेस को बिल्कुल डिटेल में समझा और एक दिन इन्होंने अपनी पहली प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, जो उस टाइम के लिए रिवॉल्यूशनरी थी। लेकिन अब इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोगों को इनके प्रोडक्ट के बारे में विश्वास कैसे दिलाया जाए। एक नए नवेले ब्रांड पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन मैं बता दूं कि हैंस विल्सडॉर्फ एक मार्केटिंग जीनियस थे। इन्होंने अपने मार्केटिंग कैंपेन्स और अपने बॉक्सेस में लिख दिया स्विस मेड, क्योंकि उस टाइम पर माना जाता था कि स्विट्जरलैंड में बनी वॉचेस वर्ल्ड्स बेस्ट क्वालिटी की होती है। एक्चुअली ये एक फेनोमेना है जिसे कहते हैं प्रोवेनेंस पैराडॉक्स। मतलब ये कि हमारा ब्रेन एक प्रोडक्ट के ओरिजिन प्लेस से डिसाइड कर लेता है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। जैसे आप अगर किसी प्रोडक्ट पर लिखा देखते हैं मेड इन चाइना, तो आपका ब्रेन आपसे क्या कहता है? यही कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं मेड इन जर्मनी, मेड इन USA, मेड इन जापान, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे एक अच्छा प्रोडक्ट समझ लेता है। और इसी कारण से बहुत सी कंपनी जर्मन टेक्नोलॉजी, जापानीज टेक्नोलॉजी, फ्रेंच वाइन जैसी फ्रेजेस को यूज करती है। लेकिन अगर इसके बेस्ट एग्जांपल की बात करूं तो वो है टोयोटा। दरअसल 1989 में जब टोयोटा USA की मार्केट में एंटर करने वाली थी, तो उस मार्केट को जर्मन कार मैन्युफैक्चरर्स जैसे ऑडी, BMW और मर्सिडीज ने कैप्चर कर रखा था। और टोयोटा को बहुत से इश्यूज का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि कोई भी जापानीज कार ब्रांड पर विश्वास करना ही नहीं चाहता था। इसे भी कहते हैं प्रोवेनेंस पैराडॉक्स। इससे बचने के लिए टोयोटा ने एक नए ब्रांड को ही इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसे कहते हैं लेक्सस, और इस ब्रांड को अमेरिकन ब्रांड कह के मार्केट किया गया। रोलेक्स के केस में इसी स्ट्रैटेजी के कारण लोग इस ब्रांड पर भरोसा करने लगे थे और इस भरोसे को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोलेक्स ने स्विट्जरलैंड की ऑफिशियल वॉच रेटिंग कंपनी से एक सर्टिफिकेट लिया, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ क्रोनोमेट्रिक प्रिसिशन। और इस स्ट्रैटेजी को आप रिलेट कर सकते हैं मामा अर्थ से, क्योंकि उन्होंने भी US बेस्ड NGO मेड सेफ से एक सर्टिफिकेट लिया ब्रांड ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए। अब रोलेक्स ने फर्स्ट स्टेज जो थी ब्रांड अवेयरनेस, इसे कंप्लीट कर लिया था। लेकिन अभी भी बहुत से प्रॉब्लम्स थे जो सॉल्व नहीं हुए थे और यहाँ से बैक टू बैक रोलेक्स ने बहुत से इनोवेशंस किए, जैसे फर्स्ट वाटरप्रूफ वॉच, फर्स्ट डस्ट प्रूफ वॉच, फर्स्ट सेल्फ विंडिंग मैकेनिज्म और फर्स्ट वॉच टू शो डेट एंड डे। लेकिन इन सब इनोवेशंस का कोई फायदा नहीं था जब तक इन्हें प्रूव नहीं किया जाए। अब आपने कह तो दिया कि एक वाटरप्रूफ वॉच है, लेकिन हम कैसे मान जाए?
अब उस टाइम पर सोशल मीडिया भी नहीं थी कि लोग टेस्टिमोनियल्स दे सके, यूट्यूब पर रिव्यूज अपलोड कर सके। इसलिए इसके सॉल्यूशन के लिए रोलेक्स ने चूज किया इवेंट मार्केटिंग। रोलेक्स के एपिसोड में ये स्ट्रैटेजी सबसे इंटरेस्टिंग है। दरअसल उस टाइम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का बहुत क्रेज था और ऐसा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा था इंग्लैंड में, जहां एक लेडी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच के 32 किलोमीटर वाटर स्ट्रेच को एक बार में स्विम करने वाली थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए हैंस ने उस लेडी से रिक्वेस्ट किया कि आप अपने नेक में रोलेक्स की वॉच पहन लीजिए, और क्योंकि वो लेडी अगले दिन न्यूज़पेपर में आने वाली थी तो साथ में रोलेक्स की वॉच भी आ जाती, और ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद एडमंड हिलरी एंड टीम माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाले थे और यहाँ भी रोलेक्स ने हर टीम मेंबर को अपनी वॉचेस पहना दी और अगले दिन ये इवेंट भी बहुत बड़ा न्यूज़पेपर में छपा। इसी तरह कभी डीप सी डाइविंग में रोलेक्स दिख जाती थी, कभी कार रेसिंग में, कभी स्विमिंग में, कभी माउंटेन क्लाइंबिंग में, और हर एक इवेंट में जहां एडवेंचरस एक्टिविटी इन्वॉल्व हो। इस स्ट्रेटजी के कारण रोलेक्स को 2 फायदे हुए। पहली तो ये कि उनकी ऐड हो गई, वो भी फ्री में, लेकिन इससे भी बड़ा फायदा ये था कि रोलेक्स की क्रेडिबिलिटी प्रूव हो रही थी। रोलेक्स की ब्रांड वैल्यू इस कदर बढ़ चुकी थी कि इनके वॉचेस को यूज किया जा रहा था करेंसी के रूप में, लेकिन अभी तक रोलेक्स को सिर्फ एक टूल की तरह यूज किया जा रहा था। अभी तक ये लग्जरी ब्रांड नहीं बने थे और बनती भी नहीं अगर वो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को चेंज नहीं करते। हैंस विस्डॉफ के डेथ के बाद इस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया इनके नाम के एनजीओ के पास, और आपको जान के हैरानी होगी कि आज भी रोलेक्स एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। अब रोलेक्स ने अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को चेंज करते हुए 2 नए स्ट्रेटजीज को अपनाया, जिसमें सबसे पहली थी प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी। देखिए, मार्केटिंग की दुनिया में सबसे बड़ा रोल होता है साइकोलॉजी का। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ जाएंगे तो आप एक जीनियस मार्केटर बन सकते हैं। और रोलेक्स ने भी देखा कि जो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है उनकी वैल्यू ज्यादा नहीं है। ब्रांड वैल्यू तब बढ़ती है जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, क्योंकि हमारा माइंड किसी चीज के शॉर्टेज को उसके परसीव वैल्यू से कनेक्ट करता है। और इसी स्ट्रेटजी को यूज करती है बहुत सी कंपनी जैसे OnePlus ने अपने पहले स्मार्टफोन के लॉन्च में इनवाइट ओनली मार्केटिंग को यूज किया, जिससे OnePlus की हाइप बहुत बढ़ गई। आप हमारी OnePlus वाली एपिसोड वीडियो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और इसी स्ट्रेटजी को बहुत सी कंपनीज अलग अलग तरह से यूज करती है, जैसे ओनली फ्यू स्टॉक लेफ्ट, लिमिटेड एंट्री ओनली, लिमिटेड रूम्स लेफ्ट वगैरह वगैरह। लेकिन रोलेक्स के केस में इसे 2 तरह से यूज किया गया। पहले तो रोलेक्स ने अपने सेल्स चैनल्स को लिमिटेड कर दिया, जिससे लोग इनके वॉचेस कुछ ही स्टोर से ले सकते थे, और आज भी आपको इनके वॉचेस लिमिटेड स्टोर्स में ही मिलेंगे और ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन रुकिए, मैंने कहा कि लिमिटेड स्टोर्स में मिलेंगे, लेकिन देखा जाए तो वहां भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक ऑर्डर के लिए आपको कम से कम 2 से 4 साल का वेट करना पड़ता है। साथ ही में आप 1 से ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, और मान लीजिए आपको 4 साल बाद वो प्रोडक्ट मिल भी गया तो आपको बुकिंग वाली अमाउंट नहीं पे करनी है। आपको करंट मार्केट प्राइस पे करना होगा, जो ऑन एन एवरेज हर साल 7 से 8% बढ़ती है। बट एक जरूरी बात है कि सिर्फ स्कार्सिटी को यूज करके एक ब्रांड लग्जरी ब्रांड नहीं बन सकती है, क्योंकि हर साल कुछ समय के लिए तो टमाटर और प्याज की भी शॉर्टेज होती है, उनकी प्राइसेस भी बढ़ती है, लेकिन क्या वो लग्जरी बनते हैं? नहीं। आपकी मार्केटिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि आपके ब्रांड को यूज करने में उनकी सोशल स्टेटस बढ़ती है, और यही किया रोलेक्स ने। एक्चुअली एक थ्योरी है जिसे कहते हैं मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसके हिसाब से एक इंडिविजुअल अपने लाइफ में इन सारे स्टेजेस से गुजरता है। जैसे फर्स्ट स्टेज में एक पर्सन की नीड होती है फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। ये फुलफिल हो जाने के बाद उसे स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टी, हेल्थ याद आती है। इसके बाद उसे चाहिए होगा एक लाइफ पार्टनर, फैमिली एंड फ्रेंड्स। और फिर इस स्टेज के बाद एक इंडिविजुअल पहुंचता है सेल्फ एस्टीम के स्टेज पर, जब उसे सोसाइटी में इज्जत चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए और रेपुटेशन चाहिए। एंड दुनिया के हर प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड इसी स्टेज के इंडिविजुअल्स को टारगेट करती है। दरअसल स्टेज पर पहुंचने वाले लोग वो होते हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, उन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है और उनके मन में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली फीलिंग होती है, और रोलेक्स भी इसी फीलिंग को टारगेट करती है। अगर आपने रोलेक्स के एड्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि रोलेक्स इस तरह के फ्रेजेस को यूज करती है, जैसे अ क्राउन फॉर एवरी अचीवमेंट, अ रोलेक्स विल नेवर चेंज द वर्ल्ड, वी लीव इट टू द पीपल हु वेयर इट, इफ यू आर क्लाइंबिंग इट टुमारो यू वुड वेयर अ रोलेक्स डजंट जस्ट टेल टाइम, इट टेल्स द हिस्ट्री। और इन एडवर्टाइजमेंट से रोलेक्स ये डिपिक्ट करने की कोशिश करती है कि रोलेक्स सिर्फ एक वॉच ब्रांड नहीं है, ये एक सिंबल ऑफ सक्सेस है। और इस स्ट्रेटजी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोलेक्स ने हॉलीवुड मूवीज में पॉजिटिव कैरेक्टर्स को अपने वॉचेस पहना दिए, और देखा जाए तो एप्पल भी यही स्ट्रेटजी यूज करती है, मूवीज में पॉजिटिव कैरेक्टर्स को अपने आईफोन्स को यूज करते हुए दिखा के, नेगेटिव कैरेक्टर्स को नहीं। एट द एंड मैं ये भी बता देता हूँ कि सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग से भी एक लग्जरी ब्रांड नहीं बनती है। जब एक इंडिविजुअल आपके प्रोडक्ट्स प्रीमियम प्राइस पे करके लेता है तो उसे वो एक्सपीरियंस भी चाहिए होती है।
अगर नहीं मिलेगी तो वो आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी करेगा और रोलेक्स को ये पता था। इसलिए रोलेक्स की वॉचेस पूरी तरह हैंड क्राफ्टेड होती है और इनमें जो रॉ मटेरियल्स यूज होती है वो वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी होती है, जिसमें कभी भी रस्टिंग और स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। ओरिजिनल गोल्ड एंड डायमंड्स यूज होते हैं और बहुत से स्पेशल फीचर्स हैं जो आपको दूसरे ब्रांड्स में नहीं मिलेंगे। और ओवरऑल कहें तो रोलेक्स वेल्थ, सक्सेस, स्टाइल एंड क्वालिटी को डिपिक्ट करती है। और चाहे दुनिया में कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, लोग अमीर होने के बाद दुनिया से डिफरेंट दिखना तो चाहते ही हैं और तब वो लग्जरी के पीछे भागते हैं, चाहे वो एक एनालॉग वॉच ही क्यों ना हो। देखा जाए तो OnePlus भी एक प्रीमियम ब्रांड बन चुकी थी, लेकिन उनके कुछ गलतियों के कारण वो आज एक मास मार्केट ब्रांड बन चुके हैं और फेल भी हो रहे हैं। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर नहीं पता है तो हमारी लास्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।